नमस्कार साथियों। तो आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 20 रहेगी, जिसमें आज के हम 50 क्वेश्चन करेंगे। हमारी 19 क्लास पहले हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हो। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 951 है। आज के जो क्वेश्चन रहेंगे आज वो हमारे टायर रोटेशन पे रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है, आप चैप्टर कह सकते हो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो BRO ग्रिफ के नोटिफिकेशन में भी ये दे रखा है। स्पेशली ये हाईलाइट कर रखा है कि टायर रोटेशन आपका आने वाला है। तो टायर रोटेशन होता क्या है? टायर को रोटेट करवाना, मतलब आगे के टायर पीछे, मतलब बदली करना। टायर को क्यों बदली कर किया जाता है? ताकि वो लंबे समय तक हमारे चले, उनकी जो आयु है वो बढ़ी रहे और उनका जो घिसाव होता है वो समान रूप से बना रहे। ये हमारा पर्पज होता है। तो टायर रोटेशन क्या है? टायर की स्थिति का आवधिक परिवर्तन, मतलब उनको बदलना। टायर रोटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टायर का समान घिसाव सुनिश्चित करना। आगे है प्रश्न नंबर 953 है। टायर रोटेशन कितनी बार किया जाना चाहिए? तो वो हर 8,000 से हर 10,000 किलोमीटर पर ये रोटेशन किया जाना चाहिए। और बाकी ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर, जो जो जिन कंपनी ने जो टायर मैन्युफैक्चर किया है, तो वो बता देते हैं कि इतने आपके किलोमीटर पे ये रोटेशन होगा। बट हम बेसिकली यही मान के चलते हैं कि 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक हमें टायर रोटेशन की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 54 है। टायर रोटेशन के क्या लाभ हैं? तो एक तो टायर की हमारी आयु बढ़ती है, दूसरी हमारा हैंडलिंग में सुधार होता है, और तीसरा हमारा सुरक्षा बढ़ती है, और चौथा हमारा टायर जो है वो समान रूप से घिसाव होता है उनका। प्रश्न नंबर 955 है। फ्रंट व्हील ड्राइव वाहनों के सबसे आम टायर रोटेशन पैटर्न क्या है? तो वो फॉरवर्ड क्रॉस है नहीं? ये आप जैसे कि ये थ्योरी क्लासेस में हम पढ़ाएंगे आपको अच्छे से कि टायर रोटेशन क्या होता है, फ्रंट व्हील, रियर व्हील। बाकी ये देखो, मान लो ये अपनी गाड़ी है, ये जो 4 टायर हैं इनके, यानी तो फ्रंट व्हील ड्राइव सबसे पहले क्या होता है? फ्रंट व्हील ड्राइव वो व्हीकल्स होते हैं, वो वाहन होते हैं जिनमें जो मोटर होती है, इंजन होती है, जो इंजन हमारा होता है वो जो आगे के जो टायर हैं उनको घुमाए, यानी उनको घुमाए। डिफरेंशियल की जो मदद से जो घूमते हैं ना, तो उनकी वजह से जो पिछले घूमते हैं, तो वो फ्रंट व्हील होते हैं। और जो इंजन की वजह से जो पीछे के जो टायर घुमाए, यानी जिससे पीछे के टायर इंजन से कनेक्ट हो, तो उसे हम रियर व्हील ड्राइव बोलते हैं। तो ये आपका अंतर होता है। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या करते हैं? जो पीछे आगे के जो टायर होते हैं वो पीछे ले आते हैं दोनों, और जो पीछे के होते हैं वो क्रॉस में आगे चले जाते हैं, यानी। और रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है? जो पीछे के जो टायर होते हैं वो तो एज इट इज आगे, ये पीछे का इधर चला जाएगा। रुको मैं अच्छे से बता देता हूँ। रियर व्हील की बात करते हैं तो ये टायर इधर चला जाएगा, ये टायर इधर चला जाएगा, और ये जो आगे के टायर है ना, ये क्रॉस में जाएंगे इधर, यानी। तो उसे हम रियर व्हील ड्राइव बोलते हैं। तो फ्रंट व्हील वाहनों के लिए आर्म रोटेशन फॉरवर्ड क्रॉस होता है, और रियर व्हील ड्राइव के लिए रिवर्ड क्रॉस होता है। प्रश्न नंबर 957 है। 4 पहिया ड्राइव वाहनों के लिए आदर्श रोटेशन पैटर्न क्या है? जैसे हमारी गाड़ी वगैरह होती है ना, जो ट्रक ट्रक तो लंबे हो जाते हैं, तो जो 4 व्हीलर्स हमारी व्हीकल्स होते हैं उसके लिए एक्स पैटर्न या 4 पहिया क्रॉस होता है। एक्स पैटर्न का मतलब क्या हो गया? एक्स पैटर्न का मतलब होता है जैसे ये 4 टायर हैं तो ये क्रॉस में टायर रोटेशन होगा, यानी इनका क्रॉस में ये टायर इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। उसको हम एक्स पैटर्न बोलते हैं। तो ये हम थ्योरी में पढ़ेंगे अच्छे से। प्रश्न नंबर 958 है। फ्रंट व्हील ड्राइव कारों के लिए टायर रोटेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो वो हमारी स्टेयरिंग और ब्रेकिंग के कारण फ्रंट टायर तेजी से ये घिसते हैं। देखो, एक होता है फ्रंट व्हील ड्राइव, एक होता है रियर व्हील ड्राइव, जो पीछे के टायर पे इंजन कनेक्ट होता है, और एक होता है 4 व्हील ड्राइव। 4 व्हील ड्राइव में क्या होता है? जो इंजन जो होता है वो दोनों को पावर देगा, आगे के भी और पीछे के भी। जो 4x4 हमारी जो व्हीकल्स होते हैं ना, वो हमारे 4 व्हील ड्राइव होते हैं। तो जैसे जो थार, हमारी जो थार है, यानी वो 4 व्हील ड्राइव है। उसमें जो पावर है वो चारों टायरों को मिलती है, ना कि आगे और पीछे को। चारों को समान रूप से वो टायर मिलती हैं उसमें, 4 व्हील ड्राइव में। ये 4 व्हील ड्राइव अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों पे जो व्हीकल्स होते हैं ना, तो उनमें ज़्यादा ये प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 959 है। टायर रोटेशन ईंधन दक्षता को कैसे प्रभावित करता है? तो रोलिंग प्रतिरोध को कम करता है और माइलेज में ये सुधार करता है। प्रश्न 960 है। यदि टायर रोटेशन नियमित रूप से न किया जाए तो क्या होगा? तो लंबे समय तक नहीं चलेंगे, असमान घिसा होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, कम पकड़ और समय से पहले प्रतिस्थापन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 961 है। क्या टायर रोटेशन में स्पेयर टायर भी शामिल होना चाहिए? तो स्पेयर टायर हमारा होता है, जैसे बलेरो वगैरह में
जो पीछे ज़्यादा लगाया होता है। जैसे ये टायर है ना, ये 4 टायर है, तो एक बीच में हमारा होता है एक ऐसे पाँचों टायर, मतलब ये लगा नहीं होता, वो व्हीकल पे अटैच होता है नहीं। जब हमारी ज़रूरत होती है तो वो हम उसको यूज़ करते हैं, उसको हम स्पेयर टायर बोलते हैं। तो हाँ, अगर यह फुल साइज स्पेयर टायर है तो वो भी हमारे टायर रोटेशन में वो मदद करते हैं। हम थ्योरी पार्ट में आपको बताएंगे कैसे जो जैसे ये 5 टायर हो गए स्पेयर पार्ट्स को टायर को मिला के, तो ऐसे कैसे टायर रोटेशन करेंगे। तो थ्योरी क्लास ने देखना भूलिएगा। थ्योरी क्लास की हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है टोटल। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट हमने तैयार कर रखी है, आप उनको देख सकते हो। आगे है प्रश्न नंबर 962 है, आक्रामक ड्राइविंग में टायर के घिसने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो तेजी से असमान घिसाव उसमें होता है। प्रश्न नंबर 963 है, टायर घुमाने के बाद टायर का प्रेशर क्यों जांचना चाहिए। क्योंकि उचित हवा भरने और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए। आपका होमवर्क है घर का आज का रहेगा आपका, कि जो हमारे एयर है ना, टायर में एयर भरते हैं, वो किससे मापा जाता है नहीं, ये आपको बताना है। जो उसकी यूनिट होती है ना, वो क्या होती है। मतलब जो एयर का जो प्रेशर होता है जो टायर में, वो किस में यूनिट में मापा जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 964 है, दिशात्मक और गैर दिशात्मक टायर के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। तो वो हमारा दिशात्मक टायर की एक विशिष्ट घूर्णन दिशा इसमें होती है। प्रश्न नंबर 965 है, क्या अलग अलग आकार के आगे और पीछे के टायरों को घुमाया जा सकता है। मतलब आगे के अलग टायर है, आकार अलग है मतलब, और पीछे के आकार अलग है। क्या ये किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है हमारे ट्रैक्टर की बात। जैसे ट्रैक्टर में हमारे आगे के जो टायर होते हैं वो छोटे होते हैं, और पीछे के जो टायर होते हैं वो बड़े होते हैं, है नी। तो वो टायर रोटेशन नहीं होगा उनका। कैसे हो सकता है कि पीछे छोटे टायर थोड़ी आगे के छोटे टायर थोड़ी पीछे लग सकते हैं। तो नहीं, जब वह तक कि समान प्रकार के पहिए का उपयोग न किया जाए। तो मतलब समान जो टायर है हमारे, जो साइज में जो इक्वल है, उन्हीं का ही टायर रोटेशन होगा। जो अनडिफरेंट शेप्स हैं उनका कभी नहीं होगा। प्रश्न 966 है, टायर रोटेशन वाहन की स्थिति को कैसे बेहतर बनाता है। तो सभी टायरों में ट्रेड वियर को संतुलित करता है। ट्रेड हमारा होता है, जैसे ये टायर है, तो जो डिजाइन बने होते हैं ना हमारे टायर के ऊपर, है नी, बहुत सारे डिजाइन बने होते हैं, तो उसको हम ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारा ट्रेड होता है। प्रश्न नंबर 967 है, टायर रोटेशन के दौरान व्हील अलाइनमेंट की जांच क्यों की जानी चाहिए। अनियमित घिसाव को रोकने के लिए और हैंडलिंग में सुधार करने के लिए। प्रश्न नंबर 968 है, स्टैगर्ड टायर सेटअप क्या है। तो स्टैगर्ड टायर हमारा होता है आगे और पीछे अलग अलग आकार के टायर, जैसे हमारे ट्रैक्टर में होते हैं, अलग अलग आकार के टायर होते हैं। प्रश्न नंबर 969 है, क्या टायर रोटेशन में से अलाइनमेंट की समस्या ठीक हो सकती है। तो नहीं, लेकिन इससे उन्हें जल्दी पता लगाने में मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 970 है, क्या लंबी यात्रा से पहले टायर रोटेशन करवाना चाहिए। हाँ, क्योंकि बेहतर ट्रैक्शन और सुरक्षा के लिए। जैसे हमें कभी लंबी रूट पे जाना है ना, तो टायर रोटेशन करवा के ही चले। प्रश्न 971 है, इंजन में चिकनाई तेल का प्राथमिक कार्य क्या है। ये आपके क्वेश्चन लुब्रिकेशन स्टार्ट हो गए हैं। जो लुब्रिकेशन, जो ऑयल और जो लुब्रिकेशन जो हमारा टॉपिक था ना, तो उससे हमारे ये क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं, यानी। तो इंजन का जो हमारा कार्य होता है वो फ्रिक्शन को करता है, फ्रिक्शन में बैलेंस करता है, और जो स्मूथ जो पार्ट्स होते हैं उनको स्मूथ बनाता है, ताकि वो घूर्णन में स्मूथ तरीके से वो चले। प्रश्न नंबर 972 है, स्नेह इंजन को ठंडा करने में किस प्रकार मदद करता है। तो वो हमारा ऊष्मा को अवशोषित करता है, उसको नष्ट कर देता है। प्रश्न नंबर 973 है, भारी भरकम डीजल इंजन में किस प्रकार का तेल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आप बिल्कुल, वो इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है नहीं, ऑयल ग्रेड। जो आपका जो चैप्टर टॉपिक है ना, जो ऑयल और लुब्रिकेशन, जो आपके बीआरओ ग्रिफ में नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो उसी के पार्ट में आता है ये ग्रेड वगैरह के सिस्टम। ये हम थ्योरी पार्ट में भी आपको अच्छे से करवाने वाले हैं। तो भारी जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, जो ट्रक वगैरह होते हैं, उनमें जो ऑयल होता है वो क्या तो सिंथेटिक ऑयल होगा, या फिर SAE 15W40 होगा। ये डब्लू का मतलब इसमें होता है कि ये विंटर के लिए भी सूटेबल है। अगर इसमें एस हो जाता है डब्लू की जगह, तो वो होता है समर, कि वो समर में भी आपकी सही काम देगा। प्रश्न नंबर 974 है, सिंथेटिक इंजन ऑयल का उद्देश्य क्या होता है। तो सिंथेटिक ऑयल हमारा बेहतर स्नेह प्रणाली और गर्मी अति प्रतिरोध प्रदान करता है, टेम्परेचर को वो कम रखता है। प्रश्न नंबर 975 है, इंजन ऑयल में चिपचिपापन क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि विभिन्न तापमानों पर तेल के प्रभाव को ये निर्धारित करता है। प्रश्न 976 है, स्नेह इंजन के घिसाव को कैसे रोकता है। मतलब तो धातु की सतहों के बीच में एक सुरक्षात्मक फिल्म बनाता है। स्नेह हमारा होता है लुब्रिकेशन को हम स्नेह प्रणाली बोलते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम को। तो वो एक लेयर बना देता है
है नहीं, बीच में, जिससे हमारे जो पार्ट्स हैं वो स्मूथली चले और उसमें कोई टूट फूट ना हो, और जो उसका जो तापमान है वो कम रहे, वो ज़्यादा न हो। प्रश्न नंबर 177 है, सने में तेल योजक की क्या भूमिका है? तो वो प्रदर्शन को बढ़ाता है और जमाव को रोकता है। प्रश्न नंबर 178 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंजन ऑयल को कितनी बार बदलना चाहिए? तो हर 5,000 से 10,000 किलोमीटर पर हमें इंजन को ऑयल को बदलना चाहिए, या फिर हमें मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग, वो जो उसमें जो आपकी जो मेन्यू होती है उसके अकॉर्डिंग उसको बदलना चाहिए। बाकी हालांकि 5,000 से 10,000 के बीच में आपको बदल देना चाहिए। प्रश्न नंबर 979 है, वाहन में तेल निस्पंदन क्यों आवश्यक है? ये गंदगी को और धातु के कणों को हटाता है। प्रश्न नंबर 180 है, यदि इंजन में तेल का स्तर कम हो जाए तो क्या होगा? तो टेम्परेचर जो हमारा है वो बढ़ेगा, यानी घिसाव जो है वो बढ़ जाएगा, तो अधिक गर्म होगा, घिसाव बढ़ेगा और इंजन को खराब जल्दी करेगा। प्रश्न नंबर 181 है, गियर ऑयल का क्या कार्य है? तो वो हमारे गियर बॉक्स में घटकों को लुब्रिकेट करता है, उसको सुचारू रूप से चलाता है। प्रश्न नंबर 982 है, पावर स्टीयरिंग में हाइड्रोलिक तेल कैसे काम करता है? तो वो बल संचारित करता है और घिसाव कम करता है। पावर स्टीयरिंग में हमेशा हाइड्रोलिक ऑयल का ही यूज होगा, ये भी आपको बात याद रखनी है। प्रश्न नंबर 983 है, खनिज तेल और सिंथेटिक तेल में क्या अंतर है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सिंथेटिक तेल का प्रदर्शन बेहतर होता है और लंबे समय तक ये चलता है, जो कि खनिज तेल में ये नहीं होता है ऐसा। प्रश्न नंबर 984 है, मल्टीग्रेड तेल क्या होता है? देखो, मल्टीग्रेड तेल होता है जो हर टेम्परेचर पर सुटेबल हो, और सिंगल ग्रेड होता है हमारा जो एक स्पेसिफिक टारगेट पे ही सुटेबल हो, मतलब क्या तो गर्मी में ही वो चलेगा सिंगल ग्रेड वाला, या फिर हमारे सर्दियों में ही उसका यूज होगा। मल्टी ग्रेड का हम दोनों में यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, मल्टी ग्रेड तेल को सिंगल ग्रेड तेल की तुलना में क्यों पसंद किया जाता है? क्योंकि ये उच्च और निम्न तापमान दोनों में प्रदर्शन करता है, मतलब हम इसको सर्दियों में भी यूज कर सकते हैं और गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं। हालांकि सिंगल ग्रेड को ऐसा हम यूज इसमें नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 985 है, वाहनों के पुर्जों में ग्रीस का क्या कार्य है? तो ये लंबे समय तक चिकनाई का प्रदान करता है और जंग लगने से ये बचाता है। प्रश्न नंबर 986 है, स्वचालित ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट और फ्लूइड, ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट फ्लूइड में किस तेल का, अच्छा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो उसको हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड का प्रयोग करते हैं, जिसे हम एटीएफ बोलते हैं। प्रश्न 987 है, दूषित इंजन तेल का क्या प्रभाव होता है? तो वो हमारी दक्षता को कम करता है और इंजन की शक्ति को बढ़ाता है, शक्ति को बढ़ाता है। प्रश्न 988 है, सने ईंधन दक्षता में किस प्रकार मदद करते हैं? तो लुब्रिकेशन सिस्टम हमारा घर्षण को कम करता है, उसको सुचारू रूप से चलाता है। प्रश्न नंबर 989 है, अलग अलग संरेखों को क्यों नहीं मिलाना चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग जो लुब्रिकेशन हमारे होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनको मिक्स क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि इससे रासायनिक असंगति, मतलब कोई भी रिएक्शन हो सकती है हमारी उल्टी सीधी, जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है और प्रदर्शन में भी कमी आ सकती है, उसकी क्वालिटी जो वगैरह जो होती है तो वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो जो लुब्रिकेशन जो होता है हमारा, वो एक स्पेसिफिक टारगेट पर ही उसको उसको बनाया जाता है, जिसको उसमें वर्क करना है। जैसे अलग अलग फ्लूइड के अलग अलग होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक के हाइड्रोलिक फ्लूइड ही होगा, यानी जैसे इंजन ऑयल का इंजन ऑयल ही होगा, यानी कूलेंट का कूलेंट ऑयल ही होगा। तो ऐसे अलग अलग एक स्पेसिफिक से बनाए जाते हैं, तो उनको हम मिला नहीं सकते हैं। प्रश्न नंबर 990 है, डिफरेंशियल में किस प्रकार का तेल इस्तेमाल किया जाता है? तो वो गियर ऑयल हमारा यूज होता है, जो ये SAE 75W90 या 80W90 ये हो सकता है। प्रश्न नंबर 991 है, तेल ग्रेड का क्या दर्शाता है? तेल ग्रेड हमारा चिपचिपापन और प्रदर्शन विशेषताएं, जो इसकी विशेषता है कि कब हम इसको यूज कर सकते हैं, कितनी टेम्परेचर पर यूज कर सकते हैं। ये जो है ना, ये टेम्परेचर है, ये डब्ल्यू के जो आगे पीछे ये टेम्परेचर डिनोट कर रहे हैं, यानी डब्ल्यू का मतलब मैंने बताया था आपको, विंटर मतलब सर्दियों के लिए। तो चिपचिपापन और उसकी विशेषता बताता है। प्रश्न 992 है, इंजन ऑयल में 10W40 का क्या मतलब है? हाँ, अब देखो, अब पूरा इसमें बता देगा कि कोल्ड स्टार्ट के लिए डब्ल्यू मतलब कि हम इसको सर्दी में यूज कर सकते हैं, तो कोल्ड स्टार्ट के लिए 10W, उच्च तापमान चिपचिपाहट के लिए 40, है नहीं? तो समझ में आया? मतलब 40 का मतलब है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 टेम्परेचर तक ये झेल सकता है। जैसे ये 90 है इसमें, तो ये इसका मतलब है कि 90 टेम्परेचर तक, ये 90 डिग्री सेल्सियस, इसमें डिग्री सेल्सियस में है, तो डिग्री सेल्सियस तक ये झेल सकता है। ये ऐसे इसका ये मतलब होता है। प्रश्न 993 है, अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों के लिए कौन सा तेल ग्रेड सर्वोत्तम है? तो अगर हमारे ज़्यादा ही मतलब बर्फीली जो इलाका है, अगर ज़्यादा ही पहाड़ों के में बर्फीला है, तो उसमें ये 0W20 या 5W30 का हम प्रयोग करेंगे। प्रश्न 994 है, भारी भरकम डीजल इंजन में किस प्रकार का तेल का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें हम 15W40 या 20W
50 का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 995 है, सिंगल ग्रेड तेल की तुलना में मल्टी ग्रेड तेल क्यों प्राथमिकता की दी जाती है? हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया था, क्योंकि जो मल्टी ग्रेड होता है वो हर टेम्परेचर पे सूटेबल होता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। तो गर्म और ठंडे दोनों तापमानों में ये काम करता है। प्रश्न नंबर 996 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है कि तेल ग्रेडिंग में SAE का क्या अर्थ है? तो SAE हमारा होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, यानी सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ ली जाती है, तो ये आप ही याद कीजिएगा, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। प्रश्न नंबर 97 है, वाहन बैटरी की प्राथमिक कार्य क्या है? तो वो स्टार्टिंग, जो हमारा जैसे इंजन को स्टार्ट करना होता है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही वो मदद करती है हमारी बैटरी, और लाइट वगैरह जो हमारा इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होता है उसको सुचारू रूप से चलाती है। स्टार्टिंग और सहायक उपकरण के लिए विद्युत शक्ति प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 998 है, वाहनों में आमतौर पर किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में हम लेड एसिड बैटरी का उपयोग करते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये बैटरी जो होती है, ये हमारी 12 वोल्ट की होती है, यानी 12 वोल्ट की ये बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी। प्रश्न 999 है, यदि बैटरी को ओवरचार्ज किया जाए तो क्या होगा? तो वो ओवरचार्ज के लिए हमारी ओवरहीट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक हानि हो जाएगी, और उसका जो लाइफ टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, जीवन काल कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1000 है, बैटरी वोल्टेज को आमतौर पर कैसे मापा जाता है? तो बैटरी वोल्टेज को हम मल्टीमीटर के माध्यम से मापते हैं। ठीक है, तो ये आज के आपके 50 क्वेश्चन थे, हमारे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल की वीडियो में हम करेंगे बैटरी के ऊपर, ये है थोड़े क्वेश्चन, उसके बाद में अलग आपका टॉपिक आएगा। तो अभी मेरे हिसाब से 15-20 बैटरी के रहने वाले हैं कल, और उसके बाद में आपको अलग टॉपिक होगा। तो ये आज की क्लास थी, आपको कैसी लगी? आपका कोई भी अगर डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो आज का जो क्वेश्चन था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।